Dear students, let us discuss the agriculture topic from the Indian Economic Development, CBSE class 12. In short, importance of agriculture in the Indian economy, principal observations. जो मुख्य बात है भारतीय कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान या महत्व को लेकर के, तो पहला है 1 नंबर सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, मतलब देश के इकोनॉमिक ग्रोथ में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, अपने डोमेस्टिक टेरिटरी के उत्पादन में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस चाहे जो भी हो, फूडिंग प्रोडक्ट हो, कमर्शियल क्रॉप्स हो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हो, टी, कॉफ़ी, शुगर, केन, रबर एक्सेट्रा, या जो डेली फूड से रिलेटेड है, पल्सेस है, क्रॉप्स है, कॉर्न है, ऑयल सीड्स हैं, हर एक तरह का आउटपुट होता है, तो वो देश के जीडीपी में उसका काउंट होता है. एग्रीकल्चर एज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ द सप्लाई ऑफ वेज गुड्स. वेज गुड्स मतलब क्या? जो लेबरर्स लोग होते हैं जहाँ तहाँ काम कर रहे हैं, शहर में बड़े बड़े फैक्ट्री में लेबरर्स काम कर रहे हैं, लेकिन काम करने का मतलब क्या होता है? उनको मेन भोजन तो चाहिए जी. तो यानी जहाँ कहीं लेबरर्स काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, आर्मी में काम कर रहे हैं, एयरफोर्स में काम कर रहे हैं, मैंने किसी भी तरह का आर्म फोर्सेस या एग्जीक्यूटिव स्टाफ है, गवर्नमेंट से लेकर के प्राइवेट तक, वो तो डायरेक्ट एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अगर उनको सैलरी मिलता है तो उनको ये निश्चिंत रहता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर, फार्मर्स लोग जितने भी तरह के हमको फूडिंग प्रोडक्ट्स रिक्वायरमेंट है या एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है, वो प्रोडक्शन करके मार्केट में सप्लाई देते रहेंगे, तो वो फ्री होकर के अपना आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या एग्जीक्यूटिव अपने ऑफिशियल काम को ठीक ढंग से निपटाते हैं. उनका एग्रीकल्चर से रिलेटेड टेंशन नहीं रहता, मार्केट में अवेलेबल होता है. और कैसे अवेलेबल होता है? क्योंकि फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं. एग्रीकल्चर एज द प्रिंसिपल सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट. हाँ, और देखिए, जब देश आज़ाद हुआ था तो हम लोग इंडस्ट्रियल इकोनॉमी नहीं था, अभी भी नहीं हुए, एक तरह से इंडस्ट्रीज में आगे बढ़ रहे. तो यानी देश की जो 100% आबादी है उसमें से ऑलमोस्ट 2/3 आबादी, 70-80% आबादी, 90% आबादी जो थी उस समय एग्रीकल्चर से ही सबको एम्प्लॉयमेंट मिलता था, चाहे वो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट हो, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट हो, सीजनल एम्प्लॉयमेंट हो, लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर से ही सबसे बड़ा मिलता था. एग्रीकल्चर एज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल. हाँ, बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं, बड़ा बड़ा कोई भी फैक्ट्री हो, चाहे चाय की फैक्ट्री हो, चाय पत्ती की, कॉफ़ी के फाइनल प्रोडक्ट पैकिंग होकर के बेचने की हो, टायर ट्यूब से रिलेटेड इंडस्ट्री हो, बिस्किट बिवरेजेस से रिलेटेड इंडस्ट्री हो, कोल्ड ड्रिंक से रिलेटेड इंडस्ट्री हो, आपके चॉकलेट्स की इंडस्ट्री हो, मेडिसिन से रिलेटेड इंडस्ट्रीज हो, इन सब इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है? सभी एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलता है. राइस मिल हो, आटा, मैदा, सूजी, चीनी का इंडस्ट्री हो, तो जो भी बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री है जिसका बेसिक रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आता है. तो ये हम लोग पढ़े इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर. और अगला पॉइंट क्या है, देखिए इधर, एग्रीकल्चर एज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स. मतलब ये तो पीछे दे ही दिया, जितने भी इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं, एग्रीकल्चर इज एज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स. हाँ, मतलब इंडस्ट्रियल जितने भी गुड्स होते हैं जो बन के बाजार में आते हैं, उनका मुख्य स्रोत यानी उनका जो बेसिक रॉ मटेरियल वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आता है. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी देखिए, हम लोग कपड़ा पहनते हैं, लेकिन कपड़ा का जो कॉटन फाइबर है वो कहाँ से आता है? जूट फाइबर है, कहाँ से आता है? तो सब एग्रीकल्चर से ही आता है. सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड. हाँ, अपने होम डोमेस्टिक टेरिटरी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के बाद जो हमारा सरप्लस आउटपुट होता है एग्रीकल्चर सेक्टर का, किसी भी सेक्टर का, चाहे इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर कम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो या प्योरली क्रॉप्स, कॉर्न्स, ऑयल सीड्स, पल्सेस एक्सेट्रा हो, हम फॉरेन एक्सपोर्ट्स करते हैं, फ्रूट्स हो एक्सेट्रा, और पैसा कमाते हैं. सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड. अपने देश में भी अब देखो, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में गेहूँ ज़्यादा होता है, तो कुछ राज्यों में पल्सेस ज़्यादा होता है, तो कुछ राज्यों में राइस ज़्यादा होते हैं, कहीं पे मैंगो फ्रूट ज़्यादा होता है, कहीं पे ऑरेंज फ्रूट ज़्यादा होता है, कहीं पे लीची ज़्यादा होता है. तो ये जो तरह तरह हर इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में कि एक स्पेशलिटी है कि यहाँ पे ये ज़्यादा अच्छा होता है, तो यहाँ पे वो ज़्यादा अच्छा होता है. तो ये जहाँ पे जो चीज़ ज़्यादा और अच्छा होता है वो दूसरे पार्ट को अपने डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही एक्सचेंज करके
और उसी के माध्यम से बहुत सारे डोमेस्टिक लेवल पे डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स लोग रोजगार कमा पाते हैं और इस तरह का ट्रेड चलता है। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री उस पर डिपेंड करती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स बहुत सारे गुड्स को इधर से उधर, एग्रीकल्चर गुड्स को इधर से उधर ले आते हैं, तो उन लोगों को भी रोजगार मिलता है। फिर है अगला, सपोर्ट टू द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री बाय ऑफरिंग गुड्स टू ऑफ बल्क ट्रांसपोर्ट। अभी मैं एक्सप्लेन कर दिया कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जो इधर से उधर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को ले जाते हैं, उससे उनको जॉब मिलता है। एग्रीकल्चर इज अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन। हाँ, और एग्रीकल्चर जो प्रॉपर्टी है हमारा, वो एक देश का वेल्थ है। जो एग्रीकल्चर लैंड है, जो फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट के अंदर जो हर्ब्स हैं, श्रब्स है, जो बहुत सारे मेडिसिन बनाने में भी काम आते हैं, तो ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा वेल्थ है। फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि की विशेषता क्या है? लो प्रोडक्टिविटी, मतलब पर हेक्टेयर अगर दुनिया से कंपेयर करें, अमेरिका से, जापान से, एक्सेट्रा देशों से अगर हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, तो पाते हैं कि पर हेक्टेयर जो आउटपुट है हमारे देश में, वो काफ़ी लो है। इसका कारण भी है कि हम लोग उतने प्रोफेशनल वे में खेती नहीं करते, हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच में खेती करते हैं। हमारे यहाँ लैंड का साइज बहुत छोटा छोटा है, और ये भी एक फीचर है कि लैंड ओनर जो है वो बहुत बड़े लैंड का मालिक है, और जो उसके पर लैंड टीलर है जो खेती करता है, वो यूजुअली लैंडलेस, वो सिर्फ लेबरर्स होकर के उस पर काम करता है। दूसरा, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मोर पर्सन्स आर एम्प्लॉयड देन व्हाट इज ऑप्टिमली रिक्वायर्ड। मतलब है कि देश की आबादी ज़्यादा है और एग्रीकल्चर ही मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, इसलिए एक परिवार में अगर 10 मेंबर हैं या 25 मेंबर हैं, तो 25 मेंबर हैं तो उसमें 10 मेंबर को ही खेती में लगने की जरूरत है, लेकिन फिर भी 25 मेंबर उस खेती में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए कोई अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है नहीं, या फिर वो उस एम्प्लॉयमेंट में जाना नहीं चाहते हैं। तो ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया कि इतने ज़्यादा लोग वहाँ काम करें जितना का रिक्वायरमेंट नहीं है। डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, भारतीय कृषि की एक और खासियत है कि ये मानसून पर डिपेंड करता है। ये यहाँ प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम हर फार्मर्स के पास नहीं। जो फाइनेंशियली साउंड फार्मर हैं वही लोग परमानेंट अपना इरिगेशन सिस्टम रख पाए हैं, नहीं तो ज़्यादातर जो फार्मर्स हैं, छोटे छोटे फार्मर्स हैं, और छोटे फार्मर्स की संख्या ज़्यादा है, वो प्योरली रेनफॉल यानी मानसून रेनफॉल पर, या किसी भी समय जो नेचुरल रेनफॉल है उस पर ही डिपेंड करते हैं कि उनके खेत में टाइमली पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अपना उनका कोई सिस्टम ऑफ इरिगेशन नहीं है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, देखो सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है कि सिर्फ जीवन निर्भर करने के लिए खेती करना, अपना घर चल जाए, अपना परिवार चल जाए, 2-3 साल का स्टॉक फ्रूट ग्रेन्स का रहे, इस मकसद से लोग खेती करते हैं, ज़्यादातर लोग करते थे। ये अप्रोच नहीं था कि कॉमर्शियल फार्मिंग किया जाए, कि जो भी खेत है खेती करके अपना घर भी चलाओ, इसको मार्केट में भी बेचो, ये दिमाग नहीं था। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन बाय द मार्जिनल फार्मर्स। डेफिशिएंट यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स ओइंग टू पॉवर्टी ऑफ द स्मॉल होल्डर्स। हाँ, और जो भी दुनिया भर में मॉडर्न टेक्नोलॉजी आया है, टूल्स है, ट्रैक्टर्स है, पंप सेट्स है, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स है, फर्टिलाइजर्स है, माने जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हार्वेस्टिंग मशीन है, सोइंग मशीन्स है, थ्रेसिंग मशीन्स है, ये सब मशीन्स का हमारे देश में अभी बहुत कम संख्या में यूज़ हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर फार्मर्स काफ़ी गरीब हैं या गरीबी की रेखा के नीचे वो परेशान रहते हैं, पॉवर्टी सर्किल में, वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। स्मॉल होल्डिंग्स, हाँ, ये मैं पहले बता दिया कि ज़मीन फैमिलीज में बंटवारा होते होते काफ़ी छोटा हो जाता है, जिसमें ट्रैक्टर्स या हेवी मशीन सबको घुमाना, उससे खेती करवाने में, लैंड टिलिंग में, लैंड प्लेनिंग में, हार्वेस्टिंग में या सीड सोइंग में दिक्कत होता है मशीनों से काम करवाने में। लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट, हाँ, और भारत में क्या है, ज़्यादातर मुगल के समय से या ब्रिटिश टाइम से जो जमींदारी सिस्टम था, जो बड़े बड़े जमींदार ज़मीन के मालिक है और गरीब लोग उस पर खेती करते हैं, तो वो जो फार्मर है जो खेती करते हैं, टेनेंट, वो उनके और लैंडलॉर्ड के बीच में काफ़ी कन्फ्लिक्ट चलते रहता है। तो इस मकसद इस कन्फ्लिक्ट, ये भी एक कन्फ्लिक्ट है जिसके कारण जो टेनेंट है पूरे समर्पित होकर के मेरा प्रॉपर्टी ऐसा सोच करके खेती नहीं करते हैं। बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, पहले ही बता दिए कि हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करते, प्रिमिटिव ओल्ड और ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी से ही खेती करते हैं। हालांकि वो लॉन्ग टर्म के लिए वही ठीक है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हम लोग ये भी देख रहे हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से खेती प्रोडक्शन अच्छा बढ़ रहा है, लेकिन लैंड के जो फ्यूचर फर्टिलिटी लास्टिंग है वो ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से नहीं है। हमको बहुत जल्दी फर्टिलाइजर्स, चाहे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हो या जो भी हो, हमको यूज़ करना पड़ता है।
मॉडर्न मीन्स से खेती बहुत अच्छा ज़्यादा होता है, लेकिन फर्टिलिटी को बहुत जल्दी डैमेज करता है। तो आपको एक्स्ट्रा फर्टिलिटी एनरिचमेंट या न्यूट्रिएंट खेतों में डालना पड़ता है जिससे उसकी फर्टिलिटी बढ़े। तो ये दो टॉपिक मैं आपको पढ़ा, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर और फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इसको पढ़े, मैं जो समझाया उसको समझिए, फिर अपने किताब को पढ़िए। थैंक यू।